अच्छा जी। क्लास आज का लेक्चर आपकी बुक 2 सब्जेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 7 का जो टॉपिक आज हमने करना है वो है कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले जो चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं उनको देख लेना है। ठीक है, तो जो चीज़ें नहीं करवाई वो सिर्फ एमसीक्यूज के लिए आपने पढ़नी है। कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। कंटेनर, ये आपके सामने पिक्चर के अंदर एक बोतल नजर आ रही है और उसकी कैप नजर आ रही है। ये जो बोतल है, ठीक है, छोटी सी डिब्बी, इसको कंटेनर बोलेंगे, और ये जो इसकी कैप है इसको क्लोजर बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल हम कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में, क्रीम में, सिरप, या किसी भी शक्ल में, किसी भी डोजेज फॉर्म को यहाँ पे हम पैक करने के लिए कंटेनर और क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कंटेनर एंड क्लोजर का मेन मकसद आपकी प्रोडक्ट को पैक करना है। पैक इस वजह से करते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट की पोटेंसी, जो उसकी ताकत होती है, वो बरकरार रहे। ठीक है जी। और जो आपकी प्रोडक्ट का अपीयरेंस है, ठीक है, और जो उसकी कैपेबिलिटी है परफॉर्म करने की बॉडी में, वो बरकरार है। तो इस तरह कंटेनर और क्लोजर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पैकेजिंग। तो पैकेजिंग फिर क्या हुआ? पैकेजिंग, इट इज एन आर्ट एंड साइंस इन प्रिपेयरिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्प्ले एंड यूज। ठीक है, तो अगर आपकी प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से पैक होगी तो वहां पे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगी। समझ आई? आपको कराची से प्रोडक्ट तैयार हुई है तो लाहौर आ रही है, तो अगर अच्छे तरीके से पैक हुई होगी तो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे लाहौर रिसीव हो जाएगी। अगर उसकी पैकिंग नहीं है तो वो ट्रांसपोर्टेशन में इशू करेगी। नंबर एक, स्टोर करने में, डिस्प्ले, फार्मेसी पे अगर प्रोडक्ट पैक हुई होगी तो आप फार्मेसी पे डिस्प्ले पे अच्छे तरीके से लगा सकते हो उसको, और यूज करने में आसानी होगी। ठीक है, ये आपकी पैकेजिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, अब जो वर्ड मैंने आपको पहले बताया कि पोटेंसी को बरकरार रखने के लिए पैकिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो पोटेंसी को दूसरे लफ्जों में थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब कि आपकी प्रोडक्ट की थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस को बरकरार रखने के लिए आपको पैकिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ताकि आपकी प्रोडक्ट स्टेबल रहे जब तक कि वो इस्तेमाल नहीं हो जाती, टिल दे आर कंज्यूम। आगे बात समझ में? तो ये आपका पैकेजिंग हो गया। अब पैकेजिंग के अंदर आपको, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, कंटेनर एंड क्लोजर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मेन कंपोनेंट कंटेनर एंड क्लोजर है। उसके बाद इसके ऊपर आप गत्ते की कोई डब्बी चढ़ा लो, या फिर उसके बाद एक बड़ा गत्ते के डब्बे में सारी डब्बियों को बंद कर लो, वो एक लहदा से स्टेप्स हैं। लेकिन सबसे बेसिक पैकिंग में कंटेनर एंड क्लोजर ही ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कंटेनर्स इन विच द ड्रग इज प्लेस्ड, यानी डिब्बी को हम कंटेनर कहते हैं जिसमें आपकी ड्रग रखी जाती है, और इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ड्रग, और ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। ठीक है, क्लोजर, क्लोजर क्या है जी? ये डब्बी को बंद करने के लिए, सील करने के लिए क्लोजर लगाया जाता है ताकि आगे प्रोडक्ट की कंटेमिनेशन ना हो। कंटेमिनेशन यानी कि उसमें मिलावट वगैरह ना हो। किस चीज की? डस्ट पार्टिकल्स की, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या चीजें शामिल हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब चीजें आपकी प्रोडक्ट को खराब ना करें, इसलिए आपको क्लोजर यूज करना पड़ता है। ठीक हो गया? तो ये क्लोजर आपकी प्रोडक्ट को इन सब चीजों से बचाता है, और एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। और अगर आपकी ड्रग या सब्सटेंस वोलेटाइल है, यानी जिनकी कैप ओपन रखोगे तो वो हवा में उड़ते चले जाएंगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी आप क्लोजर यूज करोगे। अब आगे चलो। फैक्टर्स सिलेक्शन, सिलेक्टिंग कंटेनर फॉर पैकेजिंग। दूसरे लफ्जों में इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन ऑफ कंटेनर। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द, राइट डाउन द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन ऑफ कंटेनर। मतलब कि आपने कंटेनर, अब ये डब्बियां जो सी है ना,
ये जो आपको नजर आ रही है, ये मुख्तलिफ शेप की होती हैं, साइज की होती हैं, इनके मुख्तलिफ डिजाइन होते हैं। अगर आप ये डब्बी अपनी प्रोडक्ट के लिए बनाना चाह रहे हो या मार्केट से लेना चाह रहे हो कि मैंने इसमें पैक करना है, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको आपने मद्देनजर रखते हुए ये डब्बी खरीदनी है या ये डब्बी आपने लेनी है? तो वो पहला फैक्टर आ जाता है जनाब, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि आपकी प्रोडक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब कि आपकी प्रोडक्ट डायरेक्ट ये डब्बी की दीवारों के साथ मिल रही होती है। तो इसलिए आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट को देखते हुए आपने ये डब्बी लेनी है, जैसा कि इट्स केमिकल एक्टिविटी, सेंसिटिविटी टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, और कंपैटिबिलिटी विद पैकेजिंग मटेरियल। ठीक हो गया? तो ये आपकी केमिकल एक्टिविटी, सेंसिटिव टू मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कंपैटिबिलिटी विद पैकेजिंग मटेरियल, इन चीजों को देखना है आपने। ठीक है? कंपैटिबिलिटी विद पैकेजिंग मटेरियल का मतलब कि ऐसे ना हो कि आपका पैकेजिंग मटेरियल वो आपकी जो डब्बी है उसके साथ रिएक्शन कर ले। ठीक है? ऐसा ना हो कि आपकी डब्बी में मॉइस्चर हो, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह उसके अंदर, उसकी कंपोजिशन में ऑक्सीजन मौजूद हो, तो ये सारा। तो आपकी प्रोडक्ट की एक्टिविटी वगैरह, आपकी प्रोडक्ट देख के उसको लिहाज से आपको डब्बी जो है वो चूज करनी पड़ेगी। टाइप ऑफ पेशेंट्स एक को दूसरा फैक्टर है। ठीक है? एल्डरली और आर्थराइटिक पेशेंट और बाय चाइल्ड, ये तीन लोगों को देखते हुए आपने डब्बी, बूढ़े लोग क्योंकि ज्यादा मजबूती से बंद होने वाली डब्बियों को नहीं खोल सकते, तो ज्यादा मजबूती से बंद होने वाली डब्बियों को नहीं खोल सकते, इसलिए हमने उनके लिए अलग से होती हैं। आर्थराइटिक कहते हैं ऐसे पेशेंट जिनके जोड़ों का दर्द होता है। तो जोड़ों का मतलब हाथों की जो उंगलियां हैं, अगर वो स्वेल हुई हुई हैं, ठीक है, उनमें दर्द है, तो ऐसे पेशेंट के लिए डब्बी फिर ऐसी कभी भी नहीं होगी जो वो जोर लगा के खोलें। और बच्चे जो उनसे होते हैं, बच्चों के लिए ऐसी डब्बियां बनाई जाती हैं जो बच्चे आसानी से खोल ना सकें। समझ आई है? तो इन चीजों को देखते हुए आपने, पेशेंट को देखते हुए भी आपने ये बनानी है। ठीक है? ये डब्बियां ये चूज करनी है जिसको कंटेनर का नाम दिया गया। तीसरे नंबर पे डोजेज फॉर्म आ जाता है। डोजेज फॉर्म में सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है? अगर आपकी प्रोडक्ट सॉलिड है तब कंटेनर कुछ और नेचर का होगा, लिक्विड है कुछ और गैस है तो कुछ और। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिसिन या एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिसिन, मतलब क्या, कि किस तरीके से आपने मेडिसिन पेशेंट में इंजेक्ट करनी है। ठीक है? या आपने पेशेंट को, अगर आपने ओरली मेडिसिन देनी है तब डब्बी कुछ और होगी। अगर आपने इंजेक्शन के जरिए देना है तब कंटेनर कुछ और होगा। अगर आपने सिर्फ टॉपिकल यूज करना है, यानी स्किन के ऊपर बैरूनी इस्तेमाल के लिए यूज करना है, तब कंटेनर कुछ और होगा। ठीक हो गया? उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है जनाब, रिक्वायर्ड शेल्फ लाइफ। ठीक है? शेल्फ लाइफ यानी कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जब तक आपकी प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं हो जाती तब तक का जो टाइम है उसको शेल्फ लाइफ बोलते हैं। समझ आ गया? यानी अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो वो बनेगी, लेंथ ऑफ अ टाइम अ प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड विदाउट बिकमिंग अनसुटेबल फॉर यूज और कंजम्पशन। ठीक है? ये इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन बनती है। दोबारा से मैं बोल देता हूँ, द लेंथ ऑफ टाइम अ प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड विदाउट बिकमिंग अनसुटेबल फॉर यूज। ठीक है? यानी कि ऐसा टाइम जब तक कि वो प्रोडक्ट अनसुटेबल नहीं होती इस्तेमाल के। ठीक है? यानी कि आप की प्रोडक्ट जब फैक्ट्री से बनी है और जब तक आपने फार्मेसी पे रखी हुई है, सेल नहीं हो रही, उस दरम्यान में जो टाइम है उसको शेल्फ लाइफ कहते हैं। ताकि जब तक कि वो पेशेंट उसको इस्तेमाल नहीं करता, अगर पेशेंट के इस्तेमाल से पहले प्रोडक्ट की एफिकेसी बरकरार है, ठीक है, तो वो सूटेबल है। अगर नहीं तो फिर उसकी समझ लो कि शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है। ठीक है? शेल्फ लाइफ की दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, द लेंथ ऑफ टाइम a product may be stored a product may be stored without becoming unsuitable for use.
समझ आ गया? तो ये आपका शेल्फ लाइफ की डेफिनेशन हो गई। ठीक है जी। प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड विदाउट बिकमिंग अनसुटेबल फॉर यूज, विदाउट बिकमिंग अनसुटेबल फॉर यूज। अच्छा जी। तो शेल्फ लाइफ के मुताबिक भी आपको प्रोडक्ट का कंटेनर चूज करना पड़ेगा। ठीक है। कुछ प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ थोड़ी होगी, कुछ की ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस लिहाज से प्रोडक्ट यूज। ठीक है। अब प्रोडक्ट यूज के अंदर भी आपने कंटेनर सेलेक्ट करना है। कुछ प्रोडक्ट होती हैं वो ओटीसी कहलाती हैं, ओवर द काउंटर। ठीक है, ओटीसी मतलब ओटीसी का कि जिनको आप आम तौर पर बगैर प्रिस्क्रिप्शन के फार्मेसी से लेते हो, ऐसी दवाइयों को ओटीसी कहते हैं। ठीक है, जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नुस्खे के, डॉक्टर के नुस्खे के बगैर मिलती हैं। तो अब अगर कुछ ओटीसी मेडिसिन अगर आप लेने जा रहे हो तो आप क्या कहोगे कि मुझे यार ये 2 गोलियां दे दो, 3 गोलियां दे दो, बस इसी तरह ही है ना। तो वो कंटेनर जो ओटीसी वालों के लिए वो अलग होगा, क्योंकि उसको पता है कि इस कंटेनर को खोलना है, फार्मेसी वाले ने इसमें से 2 या 3 गोलियां निकाल के दे देनी है। लेकिन कुछ ऐसी होती है मेडिसिन जो आपको पूरी की पूरी डब्बी खरीदनी पड़ती है। ठीक है, डॉक्टर जब भी वो लिखेगा वो 5 दिन के लिए लिखेगा या 7 दिन के लिए लिखेगा। ठीक है। तो इस तरह की दवाइयां जो 5 या 7 दिन के लिए होती हैं उनकी डब्बी पैक्ड होती है, सील वगैरह लगी होती है, वो आपको कभी भी खोल के 1 या 2 गोलियां नहीं दी जाती। तो इस तरह प्रोडक्ट यूज को देखते हुए भी आपने कंटेनर सेलेक्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, इसको भी देखना है। ये नहीं है कि आपकी गोली की टैबलेट 1 रुपए की है और कंटेनर आप जो सा है वो आप 100-200 वाला कंटेनर रख लो। ठीक है। तो कंटेनर जिसकी कॉस्ट भी कम हो और इजिली अवेलेबल भी हो। ठीक है, अवेलेबल का मतलब कि आसानी से मिल भी जाए। टाइप ऑफ कंटेनर, टाइप ऑफ कंटेनर में चाइल्ड रेजिस्टेंस क्लोजर एंड टेम्पर इविडेंट सील्स, इस पॉइंट को आपने देखना है। ये पॉइंट अगर नहीं भी आपको कंसेप्ट में आता, बेशक इसको स्किप कर दो, आपके पास 6 से 7 पॉइंट्स काफ़ी हैं 5 नंबर का, 5 नंबर लेने के लिए पेपर में। लेकिन ये टाइप ऑफ कंटेनर मैं बता देता हूँ कि ये वो कंटेनर है जिसके ऊपर आपने ऐसा ढक्कन लगाया हुआ है कि जो चाइल्ड रेजिस्टेंस है, यानी कि जो बच्चे नहीं खोल सकते। यानी आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी डब्बियां मिलती हैं जिनको आप घुमाई जाओ तो वो उसका जो ढक्कन है वो घूमता जाएगा जब तक कि आप उसको प्रेस करके नहीं घुमाओगे। जब प्रेस करोगे घुमाओगे फिर वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो उसको कहते हैं चाइल्ड रेजिस्टेंस क्लोजर। और टेम्पर इविडेंट सील का मतलब होता है टेम्पर। टेम्पर आमतौर पर लड़कों ने या आप में से देखा होगा, बॉल टेम्परिंग का वर्ड सुना होगा, क्रिकेट में बॉल टेम्पर कर दी, बॉल टेम्पर। टेम्परे मतलब छेड़छाड़। ठीक है, इविडेंट का मतलब शहादत। तो ऐसा कंटेनर जिसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो इसको कहते हैं टेम्पर इविडेंट सील। तो ये सारे 8 फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए आपने कंटेनर सेलेक्ट करना है फॉर पैकेजिंग। ठीक हो गया। तो ये आपका फार्मास्यूटिक्स का खत्म हो गया। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन को पॉइंट समझ नहीं आया वो पूछ लो। अच्छा जी। आपका सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5, जो टॉपिक आज हमने करना है वो है पापेन। पापेन ये एंजाइम, इसको जनरल टर्म में पापेन बोलते हैं। पापेन ये पपीते से निकलता है। पपीते का पाउडर आप लोगों को बड़े बखूबी वाकफ होगे। ठीक है, कि आप पपीते का पाउडर गोश्त वगैरह को गलाने के लिए कच्चा पपीता जो सा वो इस्तेमाल करते हो। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पपीते के अंदर कोई ऐसा केमिकल जरूर है जो आपके गोश्त को ऐसा कर देता है कि गोश्त जल्दी गल जाए। ठीक हो गया। इसी से ही आपके जेहन में आ जाना चाहिए कि पपीता जो सा है उसके अंदर मौजूद जो एंजाइम है उसका नाम है पापेन। उसको कहते हैं प्रोटियोलिटिक। यहाँ पे प्रोटो लिखा हुआ है, जिस तरह आपने ब्रोमिलेन में सही किया था ना, यहाँ पे भी आप कर लो प्रोटियोलिटिक। PROTEO, ई डालना है आपने।
तो ये भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। पपीते का बायोलॉजिकल नेम क्या होगा जनाब? पपीते का बायोलॉजिकल नेम कैरिका पपाया। पपीते का बायोलॉजिकल नेम कैरिका पपाया। ठीक है। फैमिली इसकी हो जाएगी कैरिकेसियाई। कैरिकेसियाई। ठीक है, ये इसकी फैमिली है, कैरिकेसियाई। अच्छा जी, कैरिकेसियाई फैमिली के बाद आपने बस यही याद करना है, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट आ जाना है इसके एमसीक्यूज के लिए कलर पे। कलर इसका किस तरह का होता है? वाइट कलर होता है। अमॉर्फस कहते हैं जिसकी कोई शेप ना हो। ठीक हो गया। सोलबिलिटी की देख लेनी है, इट इज कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज को सही कर लो, ये इनकम्प्लीट लिखा, इसको कंप्लीटली लिख लो। इट इज कंप्लीटली सोलेबल इन वाटर बट इनसोलेबल अल्कोहल, ईथर एंड एसीटोन। ठीक हो गया। इसको इसको ठीक कर लो आप। इट इज कंप्लीटली सोलेबल इन वाटर। यूजेस, यूजेस इसके टेंडराइजिंग मीट। ठीक है। तो आपको शुरू में मैंने बता दिया कि पपीते का पाउडर आप किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे टेंडराइजिंग मीट, टेंडर करने के लिए, नरम करने के लिए। ठीक है। यूज एज अ प्रोटीन डाइजेस्ट, क्योंकि ये प्रोटीन को तोड़ता है। तो आपके पेट में जो कीड़े होते हैं ना, निमाटोड, वो भी प्रोटीन के होते हैं। तो अगर आप पपीता खाते हो तो आपके जो छोटी आंत के अंदर जो कीड़े हैं उनको भी वो खत्म कर देगा, क्योंकि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। दो फायदे हो गए इसके। क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब कि आपकी कोई ड्रिंक्स वगैरह अगर आप बना रहे हो, मसलन एक ड्रिंक होती है जो की, जो आबे जो भी जिसे बोलते हैं, उसको जब साफ कर रहे होते हैं तो उसमें प्रोटीन भी शामिल हो जाती है। ठीक है। उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए इस तरह और भी बहुत सारी ड्रिंक्स हैं जिनकी क्लैरिफिकेशन के लिए आपको पपाया यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो ये पपाया बेसिकली प्रोटीन्स को रिमूव कर देता है। आखिर पे, इट इज यूज टू रिमूव प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉन्टैक्ट लेंसेज, ये जो आपकी आंखों पे जो लेंस होते हैं, ये अगर आप एक ही लेंस बार बार इस्तेमाल करोगे, इनके ऊपर एक हल्की सी जो तय है वो जम जाएगी। ठीक है। उसको फिर आप वॉश करते हो, वो जो तय होती है, लेयर जो सी जो है, वो प्रोटीन की होती है। तो आप पपीते का पानी इस्तेमाल कर सकते हो लेंसेज को क्लियर करने के लिए, उसके ऊपर से वो प्रोटीन की जो लेयर है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक हो गया। तो ये आपका आज का टॉपिक फार्माकोग्नोसी का हो गया खत्म, पपाया। ठीक है जी। तो जहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट है तो बताओ यार। क्लियर है?